वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग पढ़ने के वाले हैं। हम लोग की जो अगर पहले बात करें, हम लोगों की पिछली जो क्लास हुई थी वो हम लोगों की हुई थी क्या, सहज क्रियाएं ना। हम लोगों ने मोरो देखा था, बेबिंस्की देखा था, हम लोगों ने कई प्रकार की सहज क्रियाएं देखी थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हम लोगों की एक क्लास हुई थी वो हम लोगों ने सहज क्रियाएं, हम लोगों ने दो टॉपिक क्लियर किया था। एक सहज क्रियाएं की और दूसरा हम लोगों ने क्या क्लियर किया था कि वो था क्या कि सहज क्रिया थी। और नेक्स्ट हम लोगों ने एक पढ़ा था अबगार स्केल। अबगार स्केल में हम लोगों ने क्या देखा था कि अबगार जो है, वर्जीनिया अबगार थे, एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है कि अपने नाम पर ही कह सकते हैं अबगार स्केल, एक अबगार स्केल मतलब कह सकते हैं मापने का एक, क्या कर सकते हैं कि शरीर के ना, शरीर को मापने का एक यंत्र बनाया था और उसको बोलते हैं अबगार स्केल। और उसमें कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। 5 चीजों का मापन किया जाता है, या कह सकते हैं 5 चीजों की जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट को जांचने का कह सकते हैं, 5 चीजों टेस्ट करने का ना, शरीर का टेस्ट किया जाता है। उसमें अगर बात की जाए कौन कौन सी चीजें होती हैं, अबगार ए से क्या एक्टिविटी देखा जाता है कि शरीर जो है मतलब क्रियात्मक, उसकी क्रिया कैसी है, एक्टिविटी देखा जाता है। और पी से क्या देखा जाता है, पल्स देखा जाता है। इस तरीके से 5 चीजें देखी जाती हैं और इसमें 3 पॉइंट दिया होता है। तो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 पॉइंट के हिसाब से हम लोग नंबर देते हैं। अगर 0 से 3 नंबर आया, यानी क्या कह सकते हैं कि बहुत दिक्कत की बात है, टेंशन की बात है कि बच्चा जो है बहुत कह सकते हैं काफी टेंशन वाली बात है। और अगर 3 से जो 4 से जो है वो 6 के बीच नंबर आया है, तो क्या करते हैं कि ये भी चेक करते हैं कि जो है कि बच्चा जो है वो क्या कह सकते हैं कि मतलब मॉडरेट स्थिति है, या कह सकते हैं कि थोड़ा टेंशन लेने वाली बात है। और अगर क्या है बिल्कुल नॉर्मल बात आएगी, 7 से 10 तक के बीच में आएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है बच्चे की। ठीक है, सब कुछ वहाँ पर चेक किया जाता है बच्चे को। और कैसे चेक करते हैं, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा था क्या कि 5 चीजों का जो टेस्ट किया जाता है, दूसरी साइड क्या है, यहाँ पर नंबर दिया जाता है ना, 0 पॉइंट रहता है। और दूसरा क्या था, तीसरा पॉइंट जो होता है 1 पॉइंट होता है, और क्या होता है 2 पॉइंट। तो क्या करते हैं उसी हिसाब से बच्चे को टेस्ट करते हुए, जैसे कि बच्चे का पल्स देख रहे हैं, अगर बच्चे का पल्स बिल्कुल नहीं सही चल रहा है तो उसको 0 पॉइंट नंबर दे देंगे ना, 0 पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और अगर क्या कहते हैं टिक कर देते हैं। और अगर क्या है उसका पल्स जो है थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी क्या है ठीक ठाक चल रही है, तो उसको 1 पॉइंट नंबर देते हैं। और क्या है अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो उसको 2 नंबर दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या है सब कुछ 5 टेस्ट करके, जिस हिसाब से कंडीशन जो सिचुएशन रहती है, सब कुछ जांच करने के बाद क्या करते हैं कि उन चीजों को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद क्या हमको क्या है एक रिजल्ट प्राप्त हो जाता है कि बच्चा किस कंडीशन में है, बच्चे की स्थिति कैसी है, क्या नॉर्मल है बच्चा, या टेंशन लेने वाली बात है, या बिल्कुल गंभीर स्थिति उसकी है। सारी चीजें क्या है इस अबगार स्केल के माध्यम से बच्चों को जांचा जाता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आज की जो क्लास होने वाली है वो हम लोगों की नियोनेट की होने वाली है। ये नियोनेट क्या होता है, पार्सोनेट क्या होता है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से आगे समझा भी है। लेकिन चलिए देखते हैं नियोनेट की बात करेंगे तो नियोनेट को क्या बोलते हैं, नवजात। क्या बोलेंगे, नवजात। नियोनेट को नवजात बोलते हैं, यानी नया जन्म लेने वाला कह सकते हैं। नवजात का अर्थ होता है क्या, नया जन्म लेने वाला। तो नियोनेट का अर्थ होता है नया जन्म लेने वाला, यानी नवजात उस जीव को कहा जाता है जो अभी हाल ही में जन्म लिया है। यानी ये भी कह सकते हैं नया जन्म लेने वाला, यानी वह जीव जो हाल ही में जन्म लिया है। तो नवजात का मतलब होता है कि नया जन्म लेने वाला, वह जीव जो हाल ही में जन्म लिया है। ठीक है, यानी हाल ही में वह जीव जो है वो ऐसा जीव जो है अभी हाल ही में जन्म लिया है, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और नवजात को क्या कहते हैं, नियोनेट कहते हैं, यानी नवजात को ही नियोनेट कहा जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। नवजात को क्या बोलते हैं, नियोनेट कहा जाता है। चलिए इतना हो गया, नवजात को नियोनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है ये, जो है ये कैसा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के नियोज से, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो ग्रीक भाषा के ये नियोज से बना
है, ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है कि न्यू, जिसका तात्पर्य क्या है, जिसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य है न्यू, न्यू यानी नया, ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या है, न्यू यानी नया। हमने क्या समझा, नवजात यानी नियोनेट की बात हो रही है, नया जन्म लेने वाला यानी ऐसा जीव जो अभी हाल ही में जन्म लिया हो, यानी अभी वो जन्म लिया हो, उसी को बोलते हैं नवजात यानी नया जीव, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के नियोस शब्द से लिया गया है और नियोस का तात्पर्य होता है नया, ठीक है, यानी न्यू, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, ये नवजात क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी जन्म के बाद जो है प्रथम अवस्था कौन सी आती है, तो जन्म के बाद की जो प्रथम अवस्था आती है वो आती है क्या, कि उसे नियोनेट कहते हैं। तो जन्म के बाद की प्रथम अवस्था, जो जन्म के बाद की अवस्था, बाद की अवस्था। अब यही जो जन्म के बाद की अवस्था है ना, इसी को तुरंत, जैसे कि जन्म की बाद की अवस्था हुई, इसी को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट यहीं पर हम क्या बांटते हैं, एक पार्ट को बांटते हैं पार्ट्यूनेट, अच्छा, दूसरे को क्या बांटते हैं, नियोनेट, एक को बांटते हैं पार्ट्यूनेट, दूसरे को बांटते हैं नियोनेट, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी कि नवजात का अर्थ होता है नया जन्म लेने वाला, यानी जो क्या है, ऐसा जीव जो अभी ही जन्म लिया है, ऐसे जीव को नवजात बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रीक भाषा के नियोस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के नियोस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है न्यू यानी नया। जन्म के बाद की अवस्था यानी दो, जो जन्म की बाद की अवस्था दो होती है, जो तुरंत बाद की अवस्था होती है, ऐसे तो बहुत सी अवस्थाएं होती हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक उसी में आता है कि पार्ट्यूनेट आता है, एक आता है नियोनेट आता है, ठीक है। अगर पार्ट्यूनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जन्म से कह सकते हैं कि जन्म से 15 मिनट या 30 मिनट की अवस्था है। 15 मिनट या कहीं कहीं आपको 15 मिनट मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 30 मिनट मिलेगा, यानी जन्म के बाद के 15 मिनट या 30 मिनट की अवस्था को क्या बोलते हैं, पार्ट्यूनेट बोलते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? तो जन्म से 15 मिनट या 30 मिनट की अवस्था पार्ट्यूनेट कहलाती है। यहीं पर बात करेंगे नियोनेट की, तो जन्म से 30 दिन की अवस्था, जन्म से कितने, तो 30 दिन की अवस्था, जन्म से 30 दिन की अवस्था क्या कहलाती है, यहाँ पर नियोनेट कहलाती है। हमने मतलब जब क्या है, कोई बच्चा क्या कर सकते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और जैसे जन्म लिया या तो उसी को बोलते हैं नियोनेट बोलते हैं। और जन्म की बाद की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बात की जाए किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा के नियोस शब्द से बना होता है और नियोस का अर्थ होता है नया, जो कि बच्चा अभी जन्म लिया है, ठीक है। इसी को जन्म के बाद की अवस्था को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पार्ट्यूनेट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यही पार्ट्यूनेट और नियोनेट, और दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। कहीं कहीं पर क्या है, आप इसको 30 दिन लिख देते हैं, कहीं कहीं पर इसको 30 मिनट, मतलब इस तरीके से कंफ्यूजन यहाँ पर होती है। तो पार्ट्यूनेट यानी क्या है, पहले पास से, अगर आप मतलब क्या है थोड़ा सा ट्रिक से समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पार्ट्यूनेट यानी पहले आया तो मतलब मिनट तो पहले होगा ना, बाद में आएगा दिन, पहले क्या होगा, पहले तो मिनट होगा। तो ये क्या है, 15 मिनट या 30 मिनट की अवस्था है, कौन सी, पार्ट्यूनेट। लेकिन अगर बात करते हैं यहीं पर नियोनेट की, तो जन्म से 30 दिन की अवस्था क्या कहलाती है, नियोनेट कहलाती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो किसको, तो शिशु को क्या कहा जाता है, शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है, यानी शिशु को क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। इसे ही अगर बात की जाए तो इसी को समायोजन की अवस्था कहते हैं। बच्चा जो है समायोजन करना सीखता है, तो समायोजन करना किसी को कहते हैं, समायोजन की अवस्था बोलते हैं, समायोजन की अवस्था। यही नवजात शिशु की जो अवस्था होती है, इसी को बच्चा जो है उसका मतलब कह सकते हैं वातावरण, पेट में अगर वो गर्भ में रहता है तो उसकी सारी चीजें अलग होती है ना, सब कुछ क्या है वो माँ से ही ग्रहण करता है सब कुछ, लेकिन बाहर निकलने के बाद सब कुछ उसका कह सकते हैं वातावरण, सब कुछ एकाएक क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है और बच्चा जो है वो धीरे धीरे समायोजन करना सीखता है। तो ये हमने क्या समझा कि इसी को क्या कहते हैं, समायोजन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। शिशु का जन्म कितने दिनों में, क्या कह सकते हैं, शिशु का जन्म कितने दिनों में, शिशु का जन्म कह सकते हैं कि
अगर कितने दिनों में होना चाहिए, अगर ये पूछ रहा है कि शिशु का जन्म जो है वो कितने दिनों में होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, कितने दिनों में होना चाहिए ना। कभी कभी आप लोग देते हैं 7 ही महीने बाद बच्चे हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे आप लोग सुनते भी होंगे 7वां हुआ है या 8वां, इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। बच्चा जो है वो 7वां हो गया है, बच्चा 8वां हो गया है, ये 8 महीने में ही हो गया, बच्चा जो है 9 महीना वो कंप्लीट नहीं किया। लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या है, एक बच्चे की नॉर्मल कंडीशन क्या है, तो शिशु का जन्म जो है कितने दिनों में हो कि वो नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर दिन में बात की जाए, दिन में तो 280 दिन, 280 दिन। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर दिन की बात की जाए तो 280 दिन होनी चाहिए। अगर सप्ताह की बात की जाए कि एक अगर क्या है स्वस्थ हेल्दी कह सकते हैं कि मतलब पूरा क्या है अपना टाइम जो है वो मतलब वो पूरा करके उसके बाद बच्चे का बेबी का जन्म हुआ है तो वो कितना होना चाहिए, तो कितना 37 से 40 वीक होना चाहिए, कितना 37 से 40 वीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिन में हमने बात की, एक बेबी का अगर जन्म हो रहा है 280 दिन में अगर हुआ है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। सप्ताह की बात करेंगे तो वीक की तो 37 से 40 वीक होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या होता है कि अगर मास की बात की जाए यानी महीने की, तो कितने महीने, 9 महीने, 9 महीने। ठीक है, और अगर डॉक्टर डेट भी देते हैं तो यहीं पर 7 दिन जोड़ कर देते हैं, 9 महीने प्लस 7 डे ना, 7 डे। और इसका बहुत एग्जैक्ट जो है कोई नहीं बता सकता कि नहीं बेबी जो है इसी दिन इसी टाइम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस क्या एक गेस के तौर पे 9 महीने प्लस 7 दिन इस तरीके से उसको ऐड करके बताते हैं। ठीक है, ये महीने की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं यहीं पर चंद्रमास की, किसकी, तो चंद्रमास। कितने चंद्रमास, तो क्या 10 चंद्रमास, कितना, 10 चंद्रमास। ठीक है, क्लियर हुआ। एक नॉर्मल शिशु का जन्म अगर पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो कितना दिन होना चाहिए। अगर बात करते हैं दिन में तो 280 दिन होना चाहिए। सप्ताह की बात करेंगे तो 37 से 40 वीक होना चाहिए। अगर बात करते हैं मास की यानी महीने की तो 9 महीने होना चाहिए। और अगर क्या है बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमास की तो 10 चंद्रमास होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करेंगे यहीं पर, ये तो चलिए समायोजन की अवस्था हो गई। नियोनेट क्या होता है, पैट्रोनेट क्या होता है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि नियोस से बना है। नियोस का अर्थ क्या होता है, न्यू यानी नया। इतनी सारी बातें क्लियर हुई। अब हम यहीं पर क्या बातें करते हैं, यहीं पर जन्म के बाद जो है बच्चे का भार कितना होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जन्म के बाद बच्चे का भार, जन्म के बाद बच्चे का भार, तो जन्म के बाद बच्चे का भार की बात करेंगे तो 6 से 8 पाउंड, कितना, 6 से 8 पाउंड होना चाहिए। ठीक है, और अगर नॉर्मल की बात की जाए तो कितना, केजी में अगर बात करेंगे तो केजी की बात की जाएगी तो 3 से 4 केजी। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 3 से 4 केजी का होता है और 2.5 केजी से कम जो होता है बेबी नहीं होना चाहिए। अगर वो 2.5 केजी से होगा तो लो वेट होगा ना, तो यानी अगर बच्चा हो तो कितना हो, 2.5 केजी से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए। 2.5 केजी के ऊपर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल की बात करेंगे तो 3 से 4 केजी का बच्चा होना चाहिए। अगर पाउंड की बात करेंगे तो कितना पाउंड होना चाहिए, तो 6 से 8 पाउंड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, हमने क्या देखा, जन्म के बाद बच्चे का भार 6 से 8 पाउंड का होना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर केजी में तो 3 से 4 केजी का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर लंबाई की, जो कि सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लंबाई जो है वो 18 से 20 इंच होनी चाहिए, 20 इंच जो है वो होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 से 20 इंच जो है वो होनी चाहिए। जब एक बेबी होता है ना तो उसका जो उसकी लंबाई होती है कितनी, 18 से 20 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर बात की जाए यहाँ सेंटीमीटर में तो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भार की और लंबाई की, क्योंकि बच्चा जब होता है तुरंत क्या है उसका वेट वगैरह नापा जाता है ना, उसकी लंबाई वगैरह वेट सब कुछ क्या है, सब कुछ चेक किया जाता है उसका। तो ये क्या है, लंबाई हमने देखा कि 18 से 20 इंच होनी चाहिए और 50 सेंटीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहीं पर बात की जाए तो अपरिपक्व शिशु, अपरिपक्व शिशु की बात करेंगे तो लगभग 7 माह, लगभग 7 माह 28 सप्ताह बाद जन्म ले, 28
सप्ताह बाद जन्म ले तो अपरिपक्व शिशु कहलाएगा। हमने क्या समझा कि अगर जो है 7 माह में बच्चा जन्म लेता है वो शिशु कैसा कहलाएगा? अपरिपक्व शिशु कहलाएगा ना। क्या है कि अभी उसका पूरा तरीके से विकास नहीं हुआ था, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ था और तभी क्या है वो आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिपक्व शिशु है। यानी 7 माह, सप्ताह की बात करेंगे तो 28 वीक। ठीक है, अगर बात करते हैं कि बाद जन्म ले तो बच्चा जो है वो अपरिपक्व शिशु कहलाता है और इसका वेट भी कम रहेगा क्योंकि अभी तो पूरा टाइम तो उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसका क्या है वेट वगैरह जो है इसकी कह सकते हैं कि भार व लंबाई दोनों क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, ये तो अपरिपक्व शिशु की बात की जाए। अगर शारीरिक अनुपात, यहाँ पर कुछ पॉइंट और देखते हैं। शारीरिक अनुपात नवजात शिशु का इसमें क्या होता है कि कैसे होना चाहिए? सिर व शरीर का अनुपात, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं ये जो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि शारीरिक अनुपात, शारीरिक अनुपात, यहाँ पर बात करेंगे शारीरिक अनुपात की तो नवजात शिशु का सिर बड़ा, नवजात शिशु का सिर बड़ा, नवजात शिशु का सिर बड़ा, धड़ व पैर छोटा होता है, धड़ व पैर छोटा होता है। नवजात शिशु का सिर बड़ा होता है, धड़ व पैर क्या होता है कि छोटा होता है। ठीक है, और वयस्क, यहाँ पर सिर पूरे शरीर का कितना होता है? अगर सिर की बात की जाए, सिर पूरे शरीर का, पूरे शरीर का 1/4 होता है, 1/4। जबकि यहीं पर वयस्क की बात कर लें, वयस्क की तो 1/7 का अनुपात होता है, अनुपात होता है। क्लियर हुआ? शारीरिक अनुपात नवजात शिशु का जो है वो सिर बड़ा होता है और धड़ व पैर क्या होता है? छोटा होता है। अगर बात करते हैं यहीं पर सिर पूरे शरीर का 1/4, बल्कि जबकि क्या है वयस्क की बात करेंगे तो 1/7 होता है, 7 का अनुपात होता है। अगर यहीं पर बात करें खोपड़ी व चेहरे की, खोपड़ी व चेहरे का अनुपात बात करेंगे तो क्या अनुपात? 8:1 ना। जबकि वयस्क 8:1 होगा, जबकि वयस्क में 1:2 होता है, 2 होता है। क्लियर हुआ? हमने क्या समझा कि शारीरिक अनुपात नवजात शिशु का सिर बड़ा, धड़ व पैर क्या होता है? छोटा होता है। सिर पूरे शरीर का 1/4, जबकि क्या है कि यहाँ पर बात करेंगे वयस्क का 1/7 होता है। ठीक है, खोपड़ी व चेहरे का अनुपात जो होता है 8:1 होता है, वयस्क की बात करेंगे तो 1:1:2 होता है। ठीक है, ये तो क्या है बिल्कुल इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको बस याद करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। और नवजात शिशु का वक्षस्थल ढोलक के समान होता है। नवजात शिशु का वक्षस्थल किसके समान होता है? तो नवजात शिशु का वक्षस्थल ढोलक के समान होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो नवजात शिशु का वक्षस्थल ढोलक के समान होता है, या क्या कह सकते हैं ढोलक के आकार का होता है, आकार का होता है। नवजात शिशु का वक्षस्थल कैसा होता है? तो ढोलक के आकार का होता है। अस्थियां की बात कर लें, अस्थियां की बात करेंगे तो अस्थियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल, यानी कह सकते हैं ये लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती है, कैल्शियम इसमें नहीं होता है। किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज की बनी होती है, कैल्शियम क्या है इसमें नहीं होता है।
कैल्शियम इसमें नहीं होता है। हमने क्या समझा, नवजात शिशु का वक्षस्थल जो है वो ढोलक के आकार का होता है। शरीर सिर का अनुपात देखा हमने, चेहरे को क्या है कि शरीर का अनुपात देखा, और क्या है अस्थियां हमने देखी कि अस्थियां कैसी होती हैं, लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती हैं, और क्या होता है कि कार्टिलेज की बनी होती है, इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर मांसपेशियां। मांसपेशियां ये कैसी होती हैं, अविकसित होती हैं, अविकसित तथा अपरिपक्व होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं कि अविकसित होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, यानी इसमें इसीलिए बच्चों की ये अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई रहती हैं और परिपक्व नहीं रहती हैं, इसीलिए क्या है बच्चों की मालिश वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये मांसपेशियां की बात हो गई। आगे देखते हैं यहाँ पर त्वचा पतली होती है, कोमल होती है, और क्या होती है पूर्ण रूप से विकसित नहीं, कोमल पूर्ण रूप से क्या है विकसित नहीं रहती, विकसित नहीं। तो त्वचा जो है वो बच्चे की बहुत, शिशु की जो होती है बहुत पतली होती है, पूर्ण रूप से क्या है अभी विकसित नहीं होती। देखिए बच्चे की मालिश करिए, इसलिए कहते हैं कि मतलब हाथ में रिंग मत पहनिए, वो भी निकाल दीजिए, नेल बड़ा हो उसको काट दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे की त्वचा जो है एकदम पतली रहती है और जरा सा आप मालिश करते हैं तो उसको लगने का डर रहता है, इसीलिए नेल वगैरह काट दीजिए, रिंग मत पहनिए, बिल्कुल क्या है बिल्कुल हाथ में देखिए कि उसको कोई चीज चुभे ना, उसको सॉफ्ट कपड़े पे सुलाइए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी त्वचा जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें सफेद वसीय पदार्थ की परत जो होती है वो चढ़ी रहती है बच्चे पर, जो है सफेद। देखिए ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है, ऐसे तो कुछ हम लोग समझ ले रहे हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि इसका एक पूरा जो है क्लास, छोटे छोटे पॉइंट का एक क्लास अलग से लिया जाएगा, जिससे क्या है आप लोगों को सारी चीजें क्या है एक जगह मिल जाए ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा कि सफेद वसीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, सफेद वसीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, और ये परत क्या कहलाती है कि चढ़ी होती है, इसे वर्निक्स कैसोसा कहते हैं, वर्निक्स कैसोसा कहते हैं ना, वार्निक केसोसा कहते हैं। ठीक है, ये सफेद वसीय पदार्थ की बच्चे के स्किन पर, जब बच्चा जैसे होता है ना तो तुरंत उसका शरीर जो अच्छे से साफ किया जाता है, उसके शरीर पर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट क्या है कि सफेद पदार्थ जो चढ़ा होता है उसकी परत रहती है, और वही क्या कहलाता है वार्निक केसोसा कहलाता है। ठीक है, और शरीर का अगर उस टाइम देखेंगे तो शरीर में क्या करता है पीलापन लाता है, पीलापन रहता है बच्चे के शरीर में। और आगे देखते हैं क्या कि बच्चा जिस थैली में रहता है और उसको क्या किस नाम से, अगर बात करते हैं यहाँ पर, बच्चा जिस थैली में है, जिस थैली में है उसे क्या बोलेंगे, उसे एमनियोटिक सेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सेक। ठीक है, और अगर बात की जाए तो उस एमनियोटिक सेक में क्या होता है, पानी भरा होता है, द्रव पदार्थ होता है, और वही एमनियोटिक सेक में क्या होता है कि जो द्रव होता है, इसमें जो द्रव होता है उसे क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक, हमने क्या समझा कि जब बेबी होता है, नवजात क्या होता है, उसमें नियोनेट पार्चुनेट क्या होता है, पार्चुनेट क्या होता है 15 से 30 मिनट की अवस्था होती है, नियोनेट जो होता है वो कितनी, तो 30 दिन की अवस्था होती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इसको समझा। फिर हमने क्या जाना कि बच्चे का सिर का अनुपात शरीर का अनुपात कितना होना चाहिए, और हमने क्या सोचा कि बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बच्चे का भार कितना होना चाहिए। बच्चा जो है नॉर्मल भार अगर देखा जाए तो वो 3 से 4 केजी का होना चाहिए, 2.5 केजी से भी क्या है ठीक रहता है, लेकिन 2.5 केजी का बच्चे, उसके नीचे का बच्चा नहीं होना चाहिए। और क्या है, हमने अपरिपक्व शिशु देखा, अगर 7th मंथ में बेबी हो जा रहा है तो क्या है वो शिशु जो है वो अपरिपक्व कहलाएगा। अगर वीक की बात करेंगे तो 28 वीक जो है वो अपरिपक्व शिशु कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं सफेद वसीय पदार्थ की परत जो होती है, बच्चा जब होता है तो उस पर सफेद वसीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है, उसे बोलते हैं वार्निक्स केसोसा।
ठीक है। और अगर क्या है, बच्चा जिस थैली में रहता है उस थैली को बोलते हैं एम्यूनेटिक सेक, और उस थैली में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, जिसमें क्या है बच्चा रहता है, उसी थैली में तो रहता है, उसमें द्रव पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं एम्यूनेटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को, क्या बोलते हैं, एम्यूनेटिक फ्लूइड बोलते हैं। अगर बात करते हैं यहीं पर आंखें, तो बच्चे की जो शिशु की आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो आंखें जो होती हैं उसकी हल्के भूरे रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, हल्के भूरे रंग की होती हैं। कुछ दिन बाद जो है वो स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कर लेती हैं। कुछ दिन बाद क्या है, वो स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कर लेती हैं। ठीक है, आकार की दृष्टि से आंखें जो होती हैं वो परिपक्व, परंतु आंखों की गति पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, उसकी क्या है, आंखों की गति पर नियंत्रण नहीं होता है। आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से आंखें परिपक्व, आंखें परिपक्व होती हैं। आकार की दृष्टि से आंखें क्या होती हैं, आंखें परिपक्व होती हैं, परंतु आंखों की गति पर, परंतु आंखों की गति पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ये तो आंखों की बातें हो गई। और दोनों आंखों का के समन्वय का क्या होता है, अभाव रहता है। दोनों आंखों में समन्वय का अभाव रहता है। चलिए, ये तो बात हो गई आंखें की। अगर बात यहीं पर कर लेते हैं शारीरिक स्थिति, शारीरिक स्थिति की बात करते हैं। इसका जो है, इसका आकलन करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, अपगार स्केल की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी, अपगार स्केल की सहायता। ये शारीरिक क्या है, शारीरिक स्थिति में हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं श्वसन क्रिया की। सारी चीजें वहीं पर चेक होती है ना उसमें, तो श्वसन क्रिया की। और क्या होता है वहां पर, जन्म के समय कितना रहता है कि 40 से 45 मिनट ना प्रति मिनट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। और क्या होता है, एक सप्ताह बाद कितनी होती हैं, एक सप्ताह बाद 35 मिनट। वयस्क में 18 प्रति मिनट। ठीक है, रोते समय 133.3 प्रति मिनट। ये क्या होता है, शारीरिक स्थिति जो है अपगार स्केल से हम लोग चेक करते हैं। और श्वसन क्रिया की बात करेंगे, जन्म के समय जो है 40 से 45 प्रति मिनट होती है। क्या कि जो श्वसन क्रिया होती है। वयस्क की बात करते हैं तो 18 प्रति मिनट होती है। और उसके बाद एक सप्ताह बाद शिशु की बात करते हैं 35 प्रति मिनट होती है। रोते समय जो होती है ये क्या है, क्या है, मतलब रोते समय जो है शिशु का श्वसन गति कह सकते हैं, क्रिया कितनी होती है, तो 133.3 प्रति मिनट। ठीक है, ये तो हो गई श्वसन क्रिया की बात। आगे देखते हैं हृदय गति। हृदय गति की बात करेंगे तो 120 से 140 मिनट प्रति मिनट सामान्य। 100 हृदय गति की बात करेंगे 120 से 140 प्रति मिनट जो होती है वो सामान्य स्थिति होती है। 117 प्रति मिनट जो है कुछ समय बाद हो जाती है, कुछ समय बाद हो जाती है। और रोते समय जो है 160 से 200 प्रति क्या है, 160 से 200 प्रति मिनट हो जाती है ना। और रोके कब, तो रोते समय। और अगर बात की जाए 70 से 72 प्रति मिनट वयस्क में। ये तो हृदय गति की बात हो गई। 120 से 140 प्रति मिनट जो है वो शिशु का होता है। अगर शिशु क्या है, रोता है या कुछ समय की बात पहले बात कर लेते हैं, 117 प्रति मिनट होता है। रोता हुआ शिशु जो है उसका हृदय गति जो है 160 से 200 प्रति मिनट होता है। और अगर बात करते हैं वयस्क में तो ये तो सब लोग जानते हैं 70 से 72 प्रति मिनट होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहीं पर टेम्परेचर की ना, तापक्रम की, तो जो शिशु का तापक्रम है वयस्कों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बच्चे का तापक्रम जो है
वो किसके वयस्कों की तुलना में अधिक होता है। बच्चे तुलना में तापक्रम वयस्कों की तुलना में अधिक होता है। तो बच्चे की तुलना में तापक्रम वयस्कों का अधिक होता है। बच्चे की कह सकते हैं कि वयस्कों की तुलना में तापक्रम, यहाँ पर उल्टा लिख दिए कि वयस्कों की तुलना में तापक्रम वयस्कों की तुलना में तापक्रम वयस्कों की तुलना में तापक्रम बच्चे का क्या होता है, वयस्कों की तुलना में तापक्रम बच्चे का अधिक होता है। कितना, तो 98.2 से 99 फ़ारेनहाइट। और अगर बात करते हैं यहीं पर तो 37 भी देखा जाता है। और यहीं पर बात करेंगे, यहाँ पर जो है वो अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो इतना होता है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.2 से 99 फ़ारेनहाइट होता है। वयस्कों की तुलना में बच्चे का तापक्रम जो होता है वो अधिक होता है। आगे देखते हैं नींद जो है 15 से 20 घंटा बच्चा जो है प्रतिदिन सोता है। बच्चा प्रतिदिन सोता है 15 से 20 घंटा बच्चा जो है प्रतिदिन सोता है। कुछ समय बाद ये 12 घंटा हो जाता है। और ऐसे ऐसे क्या है, धीरे धीरे उसका जो है सोने का टाइम जो होता है वो कम होता जाता है। तो नींद की बात करेंगे तो 15 से 20 घंटा बच्चा जो है वो प्रतिदिन सोता है। आगे बात करते हैं यहीं पर क्या है कि ध्वनि ज्ञान। तो जन्म के समय सभी प्रकार के ध्वनि के प्रति संवेदना नहीं होती, परंतु तीव्र ध्वनि के प्रति होती है। तीव्र ध्वनि के प्रति होती है। और अगर यहीं पर गंध ज्ञान की बात करेंगे तो गंध जो है प्रारंभ में शून्य होता है, ना, और कुछ समय बाद क्या होता है, ये विकसित होना प्रारंभ होता है। तो हम लोगों ने ध्वनि देखा और हम लोगों ने नींद देखी, हम लोगों ने तापक्रम टेम्परेचर देखा, हम लोगों ने हृदय गति देखी, श्वसन गति देखा, का सब कुछ हम लोगों ने समझा। और हम लोग समझेंगे प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील, यानी क्या है, प्रकाश के प्रति जो बच्चा जो होता है वो संवेदनशील होता है। ठीक है, ये तो प्रकाश के प्रति की बात हो गई। और जन्म के समय बाल, जो जन्म के समय बच्चे पर बाल होता है, जो जन्म के यही सब पॉइंट पूछे जाते हैं, प्रकाश वगैरह ये सब नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो जन्म के समय बाल हो गया, बच्चा किस थैली में रहता है, उस थैली को क्या बोलते हैं, बच्चे मतलब उसका क्या है, वो किससे बंधा होता है, उसे पोषण किससे प्राप्त होता है, वह जो है कि उसकी श्वसन गति कितनी होती है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस पर जो उसका पहला मल जो है वो क्या कहलाता है, मिकोनियम कहलाता है। पहली बार जो मतलब जो मल करता है वो किस कलर का होता है, पहली जो मतलब क्या होता है कि जो बच्चा जो होता है मिल्क पहली बार जो पीता है या उसको क्या बोलते हैं, किस कलर, मतलब यही सब चीजें जो होती हैं क्वेश्चन में आती हैं। प्रकाश वगैरह ये सबसे आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, जन्म के समय बाल की बात करेंगे तो लेनुगो बोलते हैं, के समय बाल, क्या बोलते हैं, लेनुगो जन्म के समय बाल जो है। और मल त्याग की बात करेंगे, मल त्याग तो प्रथम 3 से 4 दिन में कई बार मल त्याग करता है। और क्या है, उसे मेकोनियम, क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोलते हैं। ये हरा रंग का होता है, हरा रंग का चिपचिपा,
ये हरा रंग का चिपचिपा होता है, यानी बच्चे के शरीर पे जो बाल होता है ना, बहुत मुलायम रोए होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेनुगो कहलाते हैं। ठीक है, लेनुगो कहलाते हैं। और जो प्रथम बार का मल होता है, जो कि 3-4 दिन तक होता है, कई बार होते हैं, और क्या है, वही क्या कहलाता है कि हरा रंग का वो होता है, चिपचिपा होता है, वही मेकोनियम कहलाता है। ठीक है, बच्चे के प्रथम आहार, यही हमने बात किया कि बच्चे का प्रथम आहार क्या होता है। बच्चे का प्रथम आहार क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम जो कि कुछ पीलापन होता है, इसमें कोलेस्ट्रम होता है। और ये क्या है, बच्चे के इम्यून को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है सिस्टम, और बहुत ही जरूरी होता है। ये बच्चे का प्रथम जो आहार होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ये जो मतलब इसीलिए देखिए हॉस्पिटल में अगर बेबी होता है तो कहते हैं तुरंत उसको दूध पिलाइए, चाहे जिस कंडीशन में क्या है, उसको हर हाल में बच्चे का प्रथम आहार क्या होता है, वही पहले क्या है, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसी को प्रथम आहार क्या है, वही कोलेस्ट्रम है। और ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को क्या करता है कि बढ़ाता है। और क्या होता है, अगर यहीं पर हम वजन की बात कर लें, जो कि अगर जन्म के बाद वजन की बात करेंगे, बच्चे का जो जन्म के बाद वजन है वो हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन जन्म के बाद का वजन जो होता है वो कम होता है। जन्म के बाद बच्चे का वजन कम होगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर बच्चे का वजन फिर से बढ़ने लगता है। तो जन्म के बाद वजन क्या होता है, जितना था उससे क्या है, फिर धीरे धीरे कम होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, जन्म से ही बच्चे की प्रतिवर्ती क्रियाओं में अगर बात की जाए तो चूसना, शक करना, क्या बच्चे को कोई सिखाता है, नहीं ना, तो ये पहली क्रिया है चूसना। और क्या हो सकता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चूसना और निगलने की सहज क्रिया होती है, निगलने की सहज क्रिया, सहज क्रिया। तो ये क्या है, हमने क्या देखा, प्रतिवर्ती क्रिया, चूसना और निकलना बच्चे की क्या होती है, सहज क्रिया होती है। ये तो हो गई पूरी किसकी बात, जितना हम लोगों ने देखा नियोनेट, उसके भार को देखा, उसकी क्या सहज क्रियाएं होती हैं, बच्चा किस थैली में होता है, बच्चा क्या है, उसमें जो द्रव पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है, बच्चे का क्या होता है कि नियोनेट कब होता है, पार्सिनेट की अवस्था कब से कब तक होती है, ये हम लोगों ने जाना। और बच्चे की श्वसन गति हमने देखा, अबगार स्केल के बारे में देखा कि शारीरिक क्या है परीक्षण किए जाते हैं, सब कुछ हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास। अगर आज उसको ले लिया तो काफी लंबा हो जाएगा, तो क्या है, हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फिजिकल डेवलपमेंट की होगी। चलिए आज का क्लास यहीं तक था, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। इसी क्या नए टॉपिक, क्या यही टॉपिक रहेगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी चीजें आप लोगों को दिक्कत लगे कि ये चीजें नहीं समझ में आई, ये चीजें आपको पढ़ने का मन है, तो ये क्या है, या ये चीजें मतलब कुछ इसमें ऐड करना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।